हेलो प्यारे साथियों, मैं अजय सर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैंने जैसे आप सभी से वादा किया था और कहा भी था पिछले वीडियोज़ में कि मैं बहुत ही जल्द आप सभी के लिए इतिहास की क्लास शुरू कर रहा हूँ। जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी के लिए बहुत ही शानदार तरीके से, और जिसमें मैं आपको वन लाइनर प्लस MCQ क्लास पढ़ाने वाला हूँ। पहले वन लाइनर से थ्योरी समझाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा MCQ पर। समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई? और वो भी प्रीव्यू ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, तो इसको लेकर के मैंने क्लास शुरू किया भाई। तो वन लाइनर प्लस MCQ करके क्लास रहेगी। भारत का प्राचीन इतिहास, यहाँ से हम लोग मैटर स्टार्ट करने वाले हैं साथी। समझ रहे हैं? तो सभी साथी प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। क्लास अच्छी लगे तो भाई लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये क्लास रेगुलर होगी और रात के 9 बजे से होगी साथी, ठीक ना? रात में 9 बजे से होगी। तो कुछ ऐसे मेरे प्यारे भाई बहन जो जूनियर असिस्टेंट अर्थात सहायक कनिष्ठ की भर्ती का पेपर देने जा रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे मेरे प्यारे साथी हैं जो कि जॉब वगैरह भी कर रहे होते हैं, हाँ, कुछ अन्य भी काम कर रहे होते हैं, किसी विद्यालय वगैरह में पढ़ाते भी रहते हैं। तो वो सभी साथी इस पर भी क्या कर सकते हैं भाई, फोकस कर सकते हैं। तो रात में 9 बजे क्लास होगी और यहाँ पे इतिहास की, और समय समय पर हम आपकी अन्य सब्जेक्ट की भी क्लास लेकर आएंगे। बस आप लोग धैर्य बना के रखिए। हम आगे प्लान कर रहे हैं कि 3 दिन आपकी इतिहास की क्लास और 3 दिन पॉलिटी क्लास, ऐसा कुछ करके कर दें भाई, ठीक ना? कुछ ऐसा कर दें कि आपकी पॉलिटी की भी क्लास कवर हो जाए और इतिहास का भी। फिर चीज़ें धीरे धीरे आगे हम जियोग्राफी वगैरह भी साथ साथ में पढ़ाते रहेंगे, ठीक है? तो बस आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। पढ़ाने का तरीका कैसा लगे जरूर आप बताइएगा। तो हम लोग सीधा देर ना करते हुए अपनी क्लास पे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक ना? अपने क्लास पे चलते हैं भैया। और क्लास की ओर पहले टॉपिक से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, भारत का इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास। और यहाँ से हम लोग इस मामले की शुरुआत कर रहे हैं भाई। क्या कह रहा है भाई, समझिएगा यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से भाई, यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है भाई, भारत का इतिहास। साथी अगर भारत के इतिहास की हम लोग बात करें, देखिए ज़्यादा बहुत डीप से गहराई से नहीं जाना है। अपने पेपर में जो भी एग्ज़ाम है, और देखिए मैं आप सभी को पुनः दिखा रहा हूँ भैया, मैं इस बुक से सोल्यूशन कराने वाला हूँ, मतलब MCQ कराने वाला, जो प्रीव्यू ईयर है, प्रीव्यू ईयर का जो भी मैटर है मैं इससे आपको कराने वाला हूँ। समझ रहे हैं? चलिए देखिएगा, भारत के इतिहास की बात करें साथी, तो भारत के इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला भाग होता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल साथी वो काल होता है जिसका कोई लिखित प्रमाण ना मिलता हो या लिखित साक्ष्य ना मिलता हो। उसे केवल हम चित्रों के माध्यम से या भाव चित्रात्मक तरीके से चीज़ों को हमने पढ़ा है, समझा है। उसी इतिहास को, उस समय को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य तो रहा है, मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे क्या कहते हैं, आदि इतिहास काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आदि इतिहास काल कहते हैं। ये समझिएगा आप लोग ध्यान से, समझ रहे हैं? और आदि ऐतिहासिक काल में भी 2 चीज़ों को हम बांट के पढ़ते हैं। एक सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता की चीज़ों को पढ़ा नहीं जा सका है, जबकि वैदिक सभ्यता की चीज़ों को पढ़ा जा सका है। समझ रहे हैं? तो ये आगे लेकिन ये माना आदि इतिहास काल में जाता है। फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस समय को कहते हैं, उस इतिहास को कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य हो, पढ़ा भी जा सका है और उसे प्रमाणित भी किया जा चुका है। तो इसे कहते हैं हम, इसे क्या कहते हैं भैया, ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल को भी हम लोग 3 खंडों में बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है भैया पुरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, और तीसरा होता है नवपाषाण काल। समझ रहे हैं? नवपाषाण काल। उसके बाद साथी देखो, पुरा पाषाण काल वो काल है जिसमें आदि मानव की उत्पत्ति वगैरह हुई। मध्य पाषाण काल में मानव ने क्या किया, रहना सीखा, समूह में रहना सीखा, ठीक ना? इसमें समूह में रहना सीखा मानव ने, समूह में रहना सीखा। और नवपाषाण काल में आग एवं पहिया की खोज हुई। आग एवं पहिया की खोज किसमें हो गई, नवपाषाण काल में। साथ साथ में कृषि करना भी सीख लिया मानव ने। ये सब नवपाषाण काल की बातें हैं। पूरा पाषाण काल में इसमें पत्थरों का प्रयोग करते थे भाई, ठीक है ना? पत्थर का प्रयोग करते थे, ठीक ना? पत्थर का प्रयोग, तथा मांस वगैरह खाते थे, ठीक ना? मांस खाते थे, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक ना? मांस खाते थे, कच्चा मांस वगैरह खाते थे पूरा पाषाण काल में। पाषाण का मतलब भैया क्या होता है, ध्यान रखिएगा। आप लोग जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें आप लोग फॉर्म भरें, इसमें देखने जा रहे हैं भर्ती, इसमें हिंदी से संबंधित जो भी सब चीज़ें हैं उनको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पाषाण की बात करें साथी, पाषाण की बात करें तो पाषाण का मतलब होता है भैया पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। और पत्थर अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो ये आपका तद्भव शब्द होता है, पत्थर, इसका पत्थर होता है तत्सम शब्द। समझ रहे हैं? तो खैर उसकी बात अलग है, ये आप लोग समझिएगा ध्यान से यहाँ से, समझ रहे हैं? उसके बाद भैया फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या, आपका पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता।
फिर पढ़ते हैं भैया हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें 6 बड़े नगरों की खोज की गई है, 6 बड़े नगरों की, बाकी छोटे छोटे नगरों की खोज की गई है, जिनमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, लोथल, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं भैया, जिसमें हम लोग सिंधु सभ्यता में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है वैदिक काल। वैदिक काल को भी हम भैया 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं, वैदिक काल को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं सॉरी एक तो भैया पढ़ते हैं हम लोग जो, अगर वैदिक काल की हम लोग बात करें भी तो इसको 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक ऋग वैदिक काल में बांट के पढ़ेंगे, ठीक ना, इसे ऋग वैदिक काल में बांट के पढ़ेंगे, ऋग वैदिक काल। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे भाई उत्तर वैदिक काल, एक पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल। तो इसे भी हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। इधर की अगर हम लोग बात करें साथी तो इनको भी हम लोग अपने अलग अलग हिसाब से पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा भाई। और अगर मध्य पाषाण, नव पाषाण, इन सब चीज़ों को देखेंगे, उसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय भैया ना, वो 2500 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व माना जाता है भैया, ठीक ना, 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। किसका समय, आप लोग ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना जाता है। वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो भैया ये 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक ना, 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक साथी किसका समय माना जाता है, वैदिक समय का माना जाता है, ठीक ना, वैदिक काल का समय माना जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक ना, शानदार तरीके से। बाकी फिर प्राचीन काल 600 से लेकर के जो आपका प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत की जो शुरुआत होती है वो जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित शुरू होती है, ठीक ना, बौद्ध धर्म से शुरुआत होती है आपकी, जैन धर्म से शुरुआत करेंगे इसमें हम लोग प्राचीन इतिहास काल में। या फिर कह सकते हो मगध का उत्कर्ष, समझ रहे हैं, मगध के उत्कर्ष से, जैन और बौद्ध से पहले हम लोग पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। तो मगध के उत्कर्ष का भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास जो कि आपका मुगल और सल्तनत काल थे, सल्तनत काल आपका मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आधुनिक काल में पढ़ेंगे भाई साहब। आधुनिक काल में 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे मुगल शासन और एक पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको बांट के पढ़नी है, जो कि बहुत अच्छे से पढ़नी है। अब ज़्यादा समय हम लोग इस इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग मेन फैक्ट पे आते हैं। फैक्ट की हम लोग बेहतरीन तरीके से साथ ही बात करते हुए चलते हैं भाई, ठीक ना, कहीं ना कहीं। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनिए कि मेरे प्यारे भाई बहन, अगर थोड़ी सी कहीं से भाई मिस्टेक हो जाए बोलने में या कुछ ऐसा, तो प्लीज़ भाई आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ पहले से, कि ये होता है भाई। देखो आप ऑन कैमरा आप आते हो, शुरुआत करते हो तो कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, समझ रहे ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग भाई मैनेज करिएगा। बाकी कंटेंट आपको 1 नंबर दूंगा, जेन्युइन कंटेंट दूंगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, समझ रहे हैं। चलिए तो अगर हम लोग भैया शुरुआत करें इसके पहले पॉइंट से, तो यहाँ से हम लोग कुछ पॉइंट बनाकर लिए हैं और इन पॉइंट के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक ना। आप सभी को दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। चलिए तो अगर कोई दिक्कत नहीं तो भाई इसका पहला पॉइंट आप लोग देखिएगा और पॉइंट के हिसाब से चीज़ों को नोट करते रहिएगा। साथ साथ में इसकी टेलीग्राम पर PDF भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, समझ रहे हैं। टेलीग्राम पर इसकी PDF भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, क्या है रहा है कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण अधिकृत नहीं किया है, उसे क्या कहते हैं, उस काल को क्या कहते हैं, अभी मैंने आप सभी साथियों को बताया है। तो जल्दी से मेरे प्यारे भाई एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जिसमें मनुष्य ने सही चीज़ों का उद्घाटन नहीं किया है उस काल को क्या कहते हैं भैया, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से आप लोग छाप दीजिए, ठीक है ना भैया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। इसे क्या कहते हैं भैया, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट साथी क्या कह रहा है इसी में, मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ऐसा विवरण जिसे मानव इतिहास का ऐसा समय जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए। इसके बारे में मैंने आप सभी को अभी बताया है, तो इसको भी आप लोग बता सकते हैं भैया इसे क्या कहते हैं, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं ये भी आप लोग बता सकते हैं भैया, ठीक ना। बहुत है कि मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, उसे भैया ऐतिहासिक या इतिहास काल कहते हैं, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं, 1 सेकेंड का समय दीजिए बस। चलो देखो, उसे कहते हैं भैया ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक ना, ऐतिहासिक काल, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, ऐतिहासिक। देखो इस बार थोड़ा सा
जो भी मैंने आपको थ्योरी समझाई थी उससे यहाँ पे थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हैं, ये ध्यान समझिएगा, इसलिए मैंने रखा है कुछ पॉइंट को ऐसे। मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, ऐतिहासिक काल कहते हैं। उस काल को क्या कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था मेरे प्यारे भाई कि देखिए, अभी मैंने आपको यहाँ समझाया कि आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके पढ़े नहीं जा सके हैं, बाकी भाव चित्रात्मक तरीके से चीज़ों को समझा जा चुका है। लेकिन इनमें से एक आता है आपका वैदिक काल। वैदिक काल की चीज़ों को पढ़ा जा चुका है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आगे हम आपको बताएंगे जो श्रुत चीज़ें थी, श्रुत संहिता, जैसे आपका वेद है वो श्रुत संहिता है, समझ रहे हैं। चलिए, तो इसका भैया सही उत्तर क्या हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक हो जाएगा, ठीक है ना, आदि ऐतिहासिक काल, आदि इतिहास हो जाएगा, ठीक है ना, इसे कहते हैं आदि इतिहास। इसका सही उत्तर हो जाएगा आदि इतिहास, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा मेरे प्यारे भाई, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, क्या कह रहा है, मतलब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पे समझिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल क्या होता है, जैसे पाषाण के बाद मैंने बताया, इसको पाषाण का मतलब होता है पत्थर। जिस समय मनुष्य पत्थर से अपने औजार बनाते थे, पत्थर के औजार वगैरह बनाते थे, उसे क्या कहते हैं, पूर्व पाषाण काल कहते हैं। तो पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, मानव जीविका का मुख्य आधार क्या था, ये आपको बताना है। पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, आप सभी को पता, मैंने बताया कि सब मांस वगैरह खाते थे, शिकार करके कच्चा मांस खाते थे। तो भैया इनका मुख्य जो आधार था वो था शिकार, ठीक ना, मुख्य आधार क्या था, शिकार था। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा ध्यान से, ठीक है भाई। आगे की अगर मेरी भाई बात करें, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, ये आपको बताना भाई। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो भैया इसका आंसर पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसका आंसर बाबू पहले ही लिखा हुआ है। यहाँ पे पूरा पाषाण काल लिखा हुआ है, इसका आंसर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइप जल्दी हो गया, तो इसको कह सकते हैं पूरा पाषाण काल, ठीक है ना, पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं शानदार तरीके से। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, ये आपको समझाना ध्यान से। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, ये आप सभी साथी बताएंगे, किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। तो साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, नवपाषाण काल हो जाएगा भाई, नवपाषाण काल, ठीक है ना, नवपाषाण काल हो जाएगा। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। उसके बाद साथी अगर हम लोग बात करें, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में प्रारंभ हुई। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में प्रारंभ हुई, ये आप सभी साथियों को जल्दी से खींच कर एक बार बताना भैया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में प्रारंभ हुई, तो भैया इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल हो जाएगा। इसका भी उत्तर नवपाषाण काल हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सही तरीके से, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार। अगला पॉइंट भैया, अगला फैक्ट क्या कह रहा है यहाँ पे समझिएगा, वन लाइनर तथ्य टाइप में हम लोग चल रहे हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पाला था। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पाला था, ये आपको बताना भाई। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पाला था, तो भैया इसको बार बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पाला था, ठीक ना। किस जानवर को पाला था, तो मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था, ये आप सभी साथी जानते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे सारे प्रश्न मिलेंगे भाई, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। कृषि वृषि वगैरह सारे बातें मिलेंगे यहाँ पे। देखो अगला प्रश्न आए क्या, यही कृषि से संबंधित है, ठीक ना। एक सेकंड मेरे प्यारे भाई, एक सेकंड देखिएगा। चलिए यहाँ बताइएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था। देखिए मैंने मेन फैक्ट रखे हैं, पूरी किताब पूरे फैक्ट आपको मतलब लिखाने छपाने का प्रयास नहीं किया है। मेन फैक्ट मैंने लेने का प्रयास किया है। तो आप लोग बताइएगा भैया यहाँ पे क्या, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए, ठीक ना। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है, जल्दी से आप लोग बताएंगे भाई सब, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ है, ठीक ना। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। तो ध्यान रखेंगे भैया, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। किस पाषाण काल में हुआ है, नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ है। नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ है, ठीक है ना। नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भाई अगले पॉइंट पर, तो कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है।
कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य साथी कहाँ से मिला है? तो भैया इसको याद रखिएगा, मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक ना। मेहरगढ़ से मिला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक ना। कहाँ से मिला है भाई? तो मेहरगढ़ से मिला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मेहरगढ़ से मिला है, ये आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। कहाँ से मिला भाई? तो मेहरगढ़ से मिला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। आगे चलते हैं, कह रहा है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी, ये आप सभी साथियों को बताना है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? तो भैया ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन फसल जो अपनाई गई थी वो गेहूं और जौ अपनाई गई थी। गेहूं और जौ अपनाई गई थी, गेहूं और जौ अपनाई गई थी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक ना। गेहूं और जौ सबसे पहले अपनाया गया था कृषि के रूप में। आगे बात करते हैं साथी, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य तथा दो अलग अलग फसलों की एक साथ खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जुते हुए खेत का साक्ष्य तथा दो अलग अलग फसलों की एक साथ खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे भैया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका सही उत्तर साथी क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए भैया क्या हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। तो भैया ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा के लिए भैया एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा, ये गंगानगर, ठीक है ना, ये कहाँ पे है कालीबंगा? तो ये भैया गंगानगर गुजरात में है, ठीक ना। साथ ही ध्यान रखना, गंगानगर गुजरात में, ठीक ना। किस नदी के तट पर है? तो ध्यान रखिए, घग्गर नदी के तट पर है। घग्गर नदी के तट पर है, ठीक ना। घग्गर नदी के तट पर है कालीबंगा, ठीक ना। ये आप लोग ध्यान रखना, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा का मतलब आपने बार बार पढ़ा होगा, काले कंगन होते हैं, ठीक ना, ये ध्यान रखिए, काली चूड़ियाँ होती हैं। आगे चलते भैया कुछ और पॉइंट और फैक्ट पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा क्या कह रहे हैं भाई, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से। अगले कुछ पॉइंट यहाँ पे भैया क्या कह रहे हैं, इनको ध्यान से समझिएगा आप लोग और अच्छे से इनका जवाब दीजिएगा। मांडा कहाँ स्थित है, ये आप सभी साथियों को बताना है, मांडा कहाँ स्थित है। मांडा एक हड़प्पाकालीन स्थल है, मांडा एक हड़प्पाकालीन स्थल है, इसके बारे में आपको बताना है कहाँ स्थित है। उसके बाद दायमाबाद कहाँ स्थित है, इसे भी आपको बताना है। कालीबंगा कहाँ है, ये तो मैंने भी आपको बता ही दिया है, ठीक ना। ये कहाँ पर है, ये आप सभी साथियों को बताना है फटाफट। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे क्या हो जाएगा भाई, ठीक ना। तो मांडा भैया ध्यान रखना जम्मू कश्मीर में है। मांडा कहाँ भैया? जम्मू कश्मीर में है, ठीक ना, जम्मू कश्मीर में मांडा है साथी, जम्मू कश्मीर में। और साथी दायमाबाद की बात करें तो भैया दायमाबाद आपका है गुजरात में, सॉरी महाराष्ट्र में है। दायमाबाद बच्चे कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में है। दायमाबाद कहाँ है साथी? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। उसके बाद कालीबंगा की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया है गुजरात में है, ये ध्यान रखिए, गुजरात में है। उसके बाद राखीगढ़ी की बात करें भैया, जल्दी से आप लोग बताइए राखीगढ़ी कहाँ है? तो भैया राखीगढ़ी आपका है हरियाणा में। कहाँ है भैया? तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा में है, ठीक ना। राखीगढ़ी है हरियाणा में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। राखीगढ़ी कहाँ भैया? हरियाणा में। उसके बाद हड़प्पाकालीन स्थल जो आपसे पूछा गया है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थल में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, तो आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई, ठीक ना। लोहे की प्राप्ति साथी अभी तक नहीं हुई है, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए आगे की अगर हम लोग साथी बात करें, बात समझ में आ रही है? आगे के साथी अगर हम लोग कुछ यहाँ पे बात करें तो कुछ और मैं पॉइंट अब लिख रहा हूँ साथी, देखें आगे शायद प्रश्न शुरू हो जाए। फटाफट 3 पॉइंटों के आप लोग जवाब दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। इन पॉइंट के आप लोग जवाब दीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन थी, ये जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भैया। तो ध्यान रखना, जो हड़प्पाकालीन सभ्यता थी ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्ययुगीन सभ्यता के समकालीन थी, ठीक ना। कांस्ययुगीन सभ्यता के समकालीन थी। ध्यान रखना, हड़प्पावासी किस पक्षी की पूजा करते थे? तो ध्यान रखिए भैया, कबूतर की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? कबूतर की पूजा करते थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। हड़प्पा का एकमात्र स्टेडियम कहाँ से मिला? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। हड़प्पा का एकमात्र स्टेडियम धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला भाई? धौलावीरा से मिला है, ठीक है, धौलावीरा से मिला है, आप लोग ध्यान रखेंगे, धौलावीरा से, ठीक है, धौलावीरा से मिला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे साथी, ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक बार बात करते हैं कुछ स्थल, उनकी खोज कब हुई और उनके खोजकर्ता कौन है, कुछ प्राचीन काल की नदियाँ, उनका आधुनिक नाम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग फटाफट बात कर रहे हैं साथी। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापते रहिएगा, ठीक है भाई। चलिए देखो यहाँ पे देखो, चलिए भाई तो देखिएगा यहाँ साथियों,
आगे अगर आप लोग बात करें यहाँ पे भैया तो देखिएगा, अगर कुछ स्थल हैं और खोजकर्ता हैं तथा नदियों के नाम हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्थल की तो भैया स्थल जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा की बात करें साथी तो हड़प्पा की खोजकर्ता दयाराम साहनी ने किया है, वर्ष 1921 में इसकी खोज किया है। और ये किस नदी पर है? रावी नदी पर है। और ध्यान रखना अगर इसका स्थल पूछा जाए तो ये पाकिस्तान में है भैया, ठीक ना। ये कहाँ पे है? वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा अगर हम लोग बात करें साथी तो दूसरा अपना मोहनजोदड़ो है। दूसरा भैया कौन क्या है? मोहनजोदड़ो है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज भैया किसने किया? राखाल दास ने किया है। राखाल दास बनर्जी ने 1922 में है। ये कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर है। ये सिंधु नदी के तट पर है। अगर इसकी बात किया जाए तो ये भैया पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग बात करें चौदड़ो। चौदड़ो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज किया है, 1931 में खोज किया है। ये भी कहाँ है भैया? ये सिंधु नदी पर है, ठीक ना। ये कहाँ पर है? सिंधु नदी पर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर इसकी हम लोग बात करें भैया तो ये सिंधु नदी पर है जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पर आपका आता है रोपड़। रोपड़ की खोज किया है यज्ञदत्त शर्मा ने, 1953 में इसकी खोज किया है। सतलज नदी के तट पर है, ठीक ना। मेन यही होता है कि कहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है। सतलज नदी के तट पर है, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे भाई, ठीक ना। सतलज नदी के तट पर है। उसके बाद अगला बात करें हम लोग तो आलमगीरपुर है भैया। अगला है आपका आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर की अगर हम लोग साथी बात करें साथी, बहुत ही देखिए, एक तो है आपका अच्छा चौदड़ो की बात हो गया, उसके बाद रोपड़ हो गया, सतलज नदी पर है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। रोपड़ कहाँ पर है भैया? तो सतलज नदी पर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये वाला जो है आपका ये पंजाब में है, ठीक है ना भाई। ये कहाँ पर है? ये पंजाब में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पंजाब में है, ठीक है। उसके बाद आलमगीरपुर की बात करें, आलमगीरपुर की खोज किसने किया है? यज्ञदत्त शर्मा ने किया है, 1958 में से खोज किया है। हिंड नदी के तट पर है। और ये कहाँ भैया? तो ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया लोथल। लोथल साथी एक ध्यान रखिएगा, लोथल जो है ये आपका एक क्या कह सकते हैं, एक बंदरगाह है, एक प्रकार क्या है? बंदरगाह है, जहाँ पे विदेशी व्यापार होता था, ठीक है। लोथल भैया इसकी खोज SR राव ने किया है, 1957 में खोज किया है। ये भैया भोगवा नदी के तट पर है। और ये कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ये भी कहाँ भैया? तो गुजरात में है, ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छे से साथी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कालीबंगा की अगर हम लोग बात करें भाई, कालीबंगा की अगर साथी बात करें तो ध्यान रखिए कालीबंगा भी आपका गुजरात में है। ये दोनों की हम इसलिए नहीं लिखा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ गुजरात, ठीक ना। ये दोनों कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। कालीबंगा की बात करें BK थापर ने किया है, 1961 में ये इसकी खोज की गई है, गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। चलिए आगे के साथ ही हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे कुछ प्राचीन नाम दे रखे हैं नदियों के और उनके वर्तमान नाम, ठीक है ना। नदियों के कुछ प्राचीन नाम और यहाँ पे वर्तमान नाम। जैसे प्राचीन नाम में सदानीरा था, सदानीरा को वर्तमान में क्या कहते हैं? गंडक के नाम से जानते हैं। वर्तमान में इसे गंडक नदी के नाम से जानते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें गोमल, गोमल को भैया वर्तमान में गोमती नदी के नाम से जानते हैं, जो कि नेपाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश में इसका बहाव है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें कुभा। कुभा नदी को भैया काबुल कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? काबुल कहते हैं। फिर उसके बाद अगला आपका आता है परशुनी नदी। कौन सा भैया? परशुनी नदी, परशुनी नदी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है परशुनी नदी, जो इसको वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं, वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद भैया आपका वितस्ता नदी, जिसे वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जानते हैं। अस्किनी नदी, जो कि वर्तमान में चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। सतुद्री नदी, जिसे वर्तमान में सतलज नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद है विपाशा, विपाशा को वर्तमान में व्यास नदी के नाम से जानते हैं। तो भैया ये कुछ थे आपके प्राचीन नाम और कुछ इसमें थ्योरिकल मैटर था। अब हम लोग चलते हैं भैया सीधा सा कुछ प्रश्नों की बात करते हैं, और प्रश्नों के माध्यम से भी आपको हम थ्योरी कराने वाले हैं, परेशान बिल्कुल ना हो। समझ रहे हैं भाई? प्रश्नों के माध्यम से भी कुछ थ्योरी हम कराने वाले हैं, आप लोग समझिएगा भाई। जैसे यहाँ पे देखते हैं भैया, देखो ये प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए भाई, ठीक ना। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे हम लोग इस प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? और ये प्रश्न भैया UP SSC 2022 के पेट में पूछा गया है, ठीक है। मध्य पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, पुरापाषाण काल या नवपाषाण काल? तो ध्यान रखिए भैया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण में तांबे का प्रयोग किया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पुरापाषाण काल अभी आप पढ़ के आए हो भैया, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में खेती मानव जो था, मानव समूह में रहना, समूह में तथा अस्थाई
रहना सीख गया था, ठीक ना, रहना सीख गया, ठीक ना, सीख गया था, ठीक है ना, ये रहना शुरू कर दिया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, समझ रहे हैं। चलिए बहुत शानदार साथी। मध्य पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, ठीक ना, आग की खोज मध्य पाषाण काल में हुई, और जबकि इसका प्रयोग कब हुआ, इसका प्रयोग कब हुआ, ध्यान रखिएगा, आग का प्रयोग कब हुआ, तो आग का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में इसका प्रयोग हुआ, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग साथी, ठीक है ना। और पूरा पाषाण काल में शिकार साथियों क्या था, शिकार, ये मानव का उस समय का क्या था, मेन कार्य था, ये उस समय का क्या था, कार्य था, ये उनके जीवन यापन का जो माध्यम था वो शिकार था, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी, अगला प्रश्न देखते हैं भैया क्या कह रहा है यहाँ पे शानदार तरीके से। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, ये भी देखिए यूपी ट्रिपल पेट में पूछा गया प्रश्न है। देखिए जो भी प्रश्न मिलेंगे आपको किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड मिलेंगे, यूपी ट्रिपल ही पूछे गए। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, लोथल है, नागपट्टनम है, महास्थानगढ़ है या सिकंदरिया है, या फिर सिकंदरिया है, ये आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भैया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भैया, ठीक है। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन साथी, बहुत शानदार भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन साथी, बहुत शानदार। तो ध्यान रखिए भैया, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, पहला विकल्प लोथल हो जाएगा, ठीक है भाई, लोथल हो जाएगा। और अभी आपने देखा है लोथल की जो खोज हुई है वो भोगवा नदी के तट पर हुई है, भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है ना, और कहाँ है ये, गुजरात में है। ये कहाँ है भैया, तो ध्यान रखिएगा गुजरात में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये कहाँ पर है, गुजरात में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं भैया, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जो भी है आप चीज़ों को समझिएगा और बताइएगा कमेंट करके भी, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल अर्थात नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया, किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था, ये आपको बताना है। और उस तकनीकी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि पत्थर की नक्काशी या हाथी दांत की प्रयोग किया गया था, या लकड़ी की नक्काशी, या मोम लोपी ढलाई का, इसे कास्टिंग कहते हैं इसे। ये भी यूपी ट्रिपल एस पेट का प्रश्न है, तो शानदार तरीके से इसका भी आप लोग जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा भाई, ठीक ना, आप लोग इसका सही तरीके से जवाब दीजिए भैया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। तो इसका सही उत्तर भैया हो जाएगा मोम, ठीक ना, मोम लोपी डलाई कास्टिंग। और ये ध्यान रखना भैया, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ये भी ध्यान रखें। ये कहाँ से प्राप्त हुई है, अरे यार काहे गलत हो रहा, एक सेकंड साथी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है डांसिंग नर्तकी, ठीक है ना, जो कि वर्तमान में आप देखेंगे नटराजन की मूर्ति भी कुछ ऐसे ही है। अगले प्रश्न में चलते हैं भैया, अगला प्रश्न एक बार शानदार तरीके से हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है भैया। अगला प्रश्न बाबू कह रहा है यहाँ पे, ध्यान देखिए, हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है। बताना है बाघ, गाय, गैंडा या हाथी, किसको दर्शाया नहीं गया है, ये आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भैया। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए किसको दर्शाया नहीं गया है। तो ध्यान रखिएगा भैया यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत शानदार भाई साहब, बहुत बेहतरीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया गाय को दर्शाया नहीं गया है। किसको नहीं दर्शाया गया है, गाय को नहीं दर्शाया गया। और मुद्राओं की जो आकृति थी, मुद्राओं की आकृति जो होती थी ना भैया, मुद्राओं की आकृति वो वर्गाकार एवं त्रिकोणीय होती थी, ध्यान रखिएगा। मुद्रा का जो आकार होता था ना वो त्रिकोणीय और वर्गाकार होता था, ये ध्यान रखिएगा। तो गाय को नहीं दर्शाया गया है, बाकी को बाघ, गैंडा और हाथी, इन तीनों जानवरों को क्या किया गया, मुद्राओं पे दर्शाया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई अच्छे से, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार साथी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न भैया क्या कह रहे हैं यहाँ पे, शानदार तरीके देखिए, प्रश्न नंबर 5, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप लोग कह रहे होंगे सर बार बार यूपी ट्रिपल एस पेट का ही लेके आए हो, यूपी ट्रिपल एस कंप्यूटर ऑपरेटर
2020 का प्रश्न पूछा गया। ठीक है, चलिए, हड़प्पा कालीन का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा कालीन का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा या फिर कालीबंगा, या फिर कालीबंगा, कौन सा इसमें जो है 3 भागों में विभाजित है आपको बताना भाई साहब। ठीक है ना, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप देंगे भाई। ठीक है ना, बहुत शानदार भाई साहब, बहुत बेहतरीन भैया, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। चलिए, तो ध्यान रखिए भैया, इसमें जो धौलावीरा था ना बाबू, धौलावीरा ये था भैया, और धौलावीरा है कहाँ? तो ध्यान रखिएगा, ये कच्छ के रण में, कच्छ के रण के पास। ठीक ना, कच्छ के रण के पास है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। धौलावीरा कच्छ के रण के पास है और खादिर द्वीप पर। ठीक ना, कच्छ के रण के पास खादिर द्वीप है, एक खादिर द्वीप पर है। ठीक है भाई, ये कहाँ पर है? खादिर द्वीप पर है, और खादिर द्वीप गुजरात में। ठीक है ना, कहाँ है भैया? गुजरात में। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। चले भाई, आगे बढ़े भाई, अगला प्रश्न देखते हैं भैया, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन। अगला प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, देखिएगा शानदार तरीके से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कह रहा है भैया, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल, इनमें से कौन सा नहीं है? ये आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भैया। तो आप सभी ने अभी पढ़ा है, इन सभी के बारे में मैंने अभी चर्चा की है, कालीबंगा, रोपड़, लोथल, जबकि आपका पाटलिपुत्र नहीं है। पाटलिपुत्र मगध से संबंधित है। किससे संबंधित है? मगध से संबंधित है। ठीक ना भाई, ये मगध से संबंधित है पाटलिपुत्र, जबकि कालीबंगा, रोपड़ और लोथल ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं, जो अभी आपने इनके बारे में पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, बहुत शानदार प्यारे साथी, बहुत बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? और एक ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, इस कथनों को पढ़ना है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, क्या ये सही है? सिंधु के लोग, ठीक है, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, क्या ये बात सही है? सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में को कवर करती है, क्या ये बात सही है? सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे, क्या ये बात सही है? इनमें से कौन सी बात सही है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना भैया, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। तो आपको बताना भैया इनमें से कौन सा कथन इसमें से सत्य है भैया। ठीक है ना, कौन सा कथन इसमें से सत्य है, ये आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से भाई। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार साथी। तो ध्यान रखिए भैया, इसमें सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा, बाकी इसके क्या है? गलत है। बाकी इसमें गलत है, क्योंकि कुत्ते को सबसे ज़्यादा पाला था, ना कि बिल्ली और घोड़ों को। ठीक है ना, बिल्लियों को नहीं पाला था, जबकि घोड़ों को पाला था। ठीक ना, और पश्चिम बंगाल में इसका हिस्सा नहीं था। आप लोग ध्यान रखें, गुजरात, राजस्थान, बलूचिस्तान, सिंध, इन क्षेत्रों में इसका था, पश्चिम बंगाल में नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया आपका। उन्होंने लकड़ी के बक्से में नहीं, लकड़ी के बक्से में अनाज नहीं भंडारित किया था, मिट्टी के बर्तन में अनाज भंडारित किया था, ये सही बात है। समझ रहे हैं? चलिए, आगे बढ़ते हैं साथी, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, शानदार तरीके से। अगला प्रश्न भैया क्या कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने किया था? ये तो भैया वही रिपीटेड प्रश्न है, क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हो थ्योरी। ठीक है ना, थ्योरी पढ़ चुके हो, 2018 ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, SR राव, SR बिष्ट ने किया था। ठीक है ना, हड़प्पा की खोज किसने किया था भैया? तो मैंने अभी आपको बताया था, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, और 1921 में इसकी खोज किया था। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया है, मोहनजोदड़ो की खोज किया। ठीक ना, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ठीक ना, चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, शानदार तरीके से अगला प्रश्न देखिएगा भैया। अगला प्रश्न बाबू आपके सामने रहा, क्या कह रहा है? देखो, अगर कुछ कंटेंट अच्छा लग रहा है भाई, समझाने का तरीका कुछ कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, और अगर आप ऐसी क्लास चाहते हैं रेगुलर, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि बिल्कुल भाई सर ऐसी क्लास बनाइएगा, और अच्छे से बेहतरीन तरीके से कंटेंट हम लाएंगे। जितना आप प्यार और सपोर्ट देंगे भाई, और भी क्लास सब्जेक्ट की क्लास लेके आएंगे। सिंधु सभ्यता के घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बनवाली, चौदड़ो, सुत कांगेडोर या सुरकोटदा,
कहाँ से मिले हैं जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भैया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन भैया, बहुत शानदार प्यारे भाई, बहुत शानदार। बहुत बेहतरीन। चलो भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। हाँ बिल्कुल प्यारे भैया, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सुरकोटदा से मिले, ठीक ना। सुरकोटदा भी ये कहाँ है, तो ये भी गुजरात में, ध्यान रखिएगा। ये भी कहाँ से मिला है, तो ये भी गुजरात में मिला है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक ना। ये भी कहाँ मिला है, तो गुजरात में मिला है, ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं, ठीक ना, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं भैया। अच्छा अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ से आपके जो मैटर हैं, एक सेकेंड, अब यहाँ से मैटर जो आपके ना प्यारे भाई, अब वहाँ से शुरू हो जाएगा आपका अगले जो प्रश्न है वो शुरू हो जाएंगे आपके वैदिक सभ्यता के। तो अभी हम चाहते हैं कि वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ आपको हम थ्योरी लेकर आएँ, बोलने जैसे भी लेके आए थे, उसके बाद फिर उसको हम कराएं, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ थ्योरी और इसकी जो प्रश्नों की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। अगले दिन से प्रश्न और ज़्यादा रहेंगे, जैसे आज 9 ही प्रश्न हैं तो कोई बात नहीं, अगले दिन से थ्योरी भी ज़्यादा रहेगी और प्रश्न भी अधिक रहेंगे। आप लोग परेशान हो, आज पहली क्लास थी, मैं चाह रहा था कि आप लोग देखें क्या रिस्पॉन्स आप सभी का रहता है, फिर उसके हिसाब से हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक साथी। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।